नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। मोदी और मुसलमान, ये बहस आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 5.5 साल में लगातार एक समुदाय विशेष को पीएम मोदी के नाम पर डराने की भरपूर कोशिश हुई है। या यूं कहें कि मोदी के नाम पर डर की दुकान चलाई गई है। कभी कहा गया बीजेपी जीत गई तो लोगों के खाने पर पाबंदी लग जाएगी, याद होगा आपको। कभी कहा गया कि मुस्लिम समाज सेकंड क्लास सिटीजन बन जाएगा अगर बीजेपी जीती, और अब तो यह माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी नागरिकता कानून के नाम पर मुसलमानों को देश से बाहर कर देगी। एक तरफ डर वाली सियासत है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। खैर, सियासी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन आखिर मोदी राज में क्या मुस्लिम डरा हुआ है या फिर डराया जा रहा है? इसकी ग्राउंड रियलिटी पर आज जनता के बीच सबसे बड़ी बहस होगी। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा मोदी और मुसलमान। आरएसएस का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है। इन्हीं शब्दों के साथ असम में डिटेंशन सेंटर से जुड़ा एक वीडियो ट्वीट करके राहुल गांधी ने नागरिकता पर सियासी संग्राम को और जोरदार बना दिया है। जानना कुछ नहीं है, बोलना सब कुछ है। मकसद एक ही है। ये चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया? डिटेंशन सेंटर का बनना और एनआरसी का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है। लेकिन एक समुदाय विशेष को लेकर जिस तरह खुल्लम खुल्ला सियासत हो रही है, आज उसी पर हम सबसे बड़ी बहस करने जा रहे हैं। कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है। और एनआरसी का काम शुरू हो चुका है एनपीआर से। क्या पीएम मोदी के नाम पर विपक्ष मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल बार बार इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी धारा 370 के नाम पर, और अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने की साजिश है। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएबी, कभी एनआरसी। प्रधानमंत्री मोदी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि एनआरसी पर सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है। खुद गृह मंत्री ने भी मुसलमानों को भरोसा दिलाया है। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने हर बार मुस्लिमों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा प्रधानमंत्री बार बार दे रहे हैं। सवाल यह है कि मोदी सरकार खुलकर सबके विकास की बात करती है, फिर क्यों हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान की तराजू में तोला जाता है? क्या मोदी के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस, मोदी और मुसलमान। मोदी सरकार पर विपक्ष मुसलमानों को लेकर अनाप शनाप आरोप लगाता रहा है। वो तमाम आरोप आपने सुने होंगे इस रिपोर्ट में। आज मैं आपको मोदी सरकार के कुछ काम बताऊंगा जो उन्होंने सिर्फ मुस्लिमों की भलाई के लिए किए हैं। इसी साल जून में मोदी सरकार ने 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया। मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ो और बड़ो की स्कीम चलाई।
शादी शगुन योजना के तहत उन मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए दे रही है जो शादी से पहले ग्रेजुएशन पूरा कर लेती हैं। पहली बार भारत के हज यात्रियों का कोटा बढ़कर 2 लाख हुआ है। खास बातें यह हैं कि इस साल 25,000 हज यात्रियों को जो इजाफा हुआ उसके लिए सऊदी अरब ने भारत से कोई शुल्क नहीं लिया, जबकि इंडोनेशिया और पाकिस्तान से यह शुल्क वसूला गया है। तो ये मोदी सरकार के कुछ अखिलियतों के लिए काम है जो बताने जरूरी है। मैं सीधा रुख करता हूं अपने इस बड़े पैनल का। सुबोई खान सुप्रीम कोर्ट की वकील है, जानी मानी इस्लामिक स्कॉलर हम कह सकते हैं। मौलाना देलवी दानेश्वर व्यक्ति है, अपनी बात को बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डिफेंड करेंगे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं। मेरे साथ निशांत वर्मा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, आपका भी अभिनंदन है। मेरे साथ शोएब जमई है, IMF के इसलिए इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के स्कॉलर, आपका भी अभिनंदन है सर। आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज का विषय सुबोई खान, मोदी और मुसलमान है। ऐसा क्यों है कि इस सरकार को मुसलमानों के खिलाफ माना जा रहा है या फिर दिखाया जा रहा है, खास तौर पे पिछले 10 दिनों में जो कुछ हुआ है? अमीर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदुस्तानी मुसलमानों से ये अपील करना चाहती हूँ कि लफ्फाजी पे मत जाइए, एक्शंस देखिए कि आप लोगों के लिए एक्चुअली में काम कौन कर रहा है। आपको बोला जाता है कि आप पिछड़े हैं। पिछले 60-70 सालों में जिन लोगों ने एक छत्र राज किया इस देश के ऊपर, उनके ही काल में आप पिछड़े। उन्हीं के काल में सच्चर कमेटी, कुंडू कमेटी, मिश्रा कमेटी बनाने की नौबत आई और उन कमेटियों की फाइंडिंग्स पे उन्होंने खुद कभी काम नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि आप पिछड़ रहें और डर के उनको वोट देते रहें। उन्हीं के काल में 33,000 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए इस देश में। उन्हीं के काल में आपके बच्चे अनपढ़ रहे हैं, आपके बच्चों के हाथों में हथियार थमा दिए गए हैं। आप ये देखिए कि मोदी बीजेपी करके आपको इतना डरा दिया जा रहा है, आपके पास एक्चुअली डरने की वजह क्या है? जैसे अभी अमीश ने बताया कि मुसलमानों के एजुकेशन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए इतना काम हो रहा है। आपके बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप देने की बात करी जा रही है। मदरसों में NCERT की एजुकेशन लागू की जा रही है। मुसलमान बच्चियों को शादी शगुन दिया जा रहा है और एक भी सांप्रदायिक दंगा 2014 से लेकर आज तक इस देश में नहीं हुआ है। जी, समय सीमा का सब पालन करें। देलवी साहब, मैं आपकी बात आता हूं। मोदी और मुसलमान, जब हमने ये विषय चुना तो आप 7 सेकंड में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सीधी बात, ये संवैधानिक पद पे जो भी व्यक्ति संविधान की कसम लेकर जाएगा, मेरे लिए वो आदर और सम्मान का पात्र है। और उससे मैं अपेक्षा करता हूं कि संविधान ने जो मेरे अधिकार दिए उनकी वो रक्षा करेगा, मुझको उसको पहुंचाएगा। ना मेरे ऊपर ये कोई एहसान है और ना उसका सम्मान करके मैं उस पर कोई एहसान करूँ। संवैधानिक ड्यूटी दोनों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन पटल पे पहली मर्तबा कहा, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो तैमूर से लेकर बहादुर शाह तक की कब्र पे गए, मलेशिया से लेकर मोरक्को तक की हर मस्जिद में गए। वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनको विश्व के तमाम इस्लामिक देशों ने कहा कि ये महानतम व्यक्तित्व हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूं कि उन्हीं की पार्टी के राजा सिंह, कराना के MP हो, गिराज सिंह हो, जब वो रोजाना कहते हैं जो हमको वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, या 10 सेकंड हमको दीजिए हम इनको सिखाएंगे, तो मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री की, मुझको तो उनकी बात पे विश्वास है, पर मैं अपने प्रधानमंत्री को महाभारत के एकलव्य बनते हुए नहीं देख सकता। इसलिए सुधांशु त्रिवेदी से एक ही बात कहूंगा, जो प्रधानमंत्री संविधान की कसम खा के मुझको विश्वास में ले सकता है, वो उन उपद्रवियों को, उन दंगाइयों को जो सांसद बनकर और मंत्री बनकर उनकी पार्टी में, उनको भी सबक सिखाए। 60 सेकंड में आपने अपनी बात को रखी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, पिछले 10 दिन में ऐसा क्या हुआ कि इस देश में मुसलमानों को नेता डराने लगे, इस्लामिक स्कॉलर डराने लगे, और ओवैसी ने तो पिछले 6 साल में काम ही ये किया है? देखिए, पिछले 10 दिन में जो हुआ है वो चुनावी जंग के दगे हुए कारतूस आज मुसलमानों के कंधे पे रख के फायरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? रजिया फंस गई गुंडों में। अब मैं ये बात कहना चाहूंगा, मोदी जी ने क्या किया, इसको अगर आप गौर से देखना चाहें तो आज पूछिए पूरे भारत में सबसे बेहतर माली हालत मुसलमानों की कहां, सबसे ज्यादा ज़कात कहां से आता है? गुजरात से। अभी छीछी दीदी जो बोल रही थी, एक दिन भी भाजपा शासन नहीं रहा है। 30% मुसलमान है पश्चिम बंगाल में, सरकारी नौकरी में 1.8%, गुजरात में जहां 13 साल मोदी जी चीफ मिनिस्टर रहे 8% मुसलमान है, सरकारी नौकरी में लगभग 8%। अब मैं अभी आपने हज का उदाहरण दिया, हज में महत्वपूर्ण बात है 2 लाख का कोटा करवाया, वो तो अलग बात है। 48% महिलाएं गई हैं क्योंकि मेहरम की व्यवस्था समाप्त की गई है। और इतना ही नहीं, ये तो रोजगार हुआ। एतबार की बात अगर करें तो जब भी कोई सरकार बदलती है तो सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ बदल जाता है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो भारत के IB चीफ थे आसिफ इब्राहिम,
पहली बार ऐसा हुआ, 7.5 महीने का कार्यकाल पूरा किया, इससे ज्यादा संवेदनशील कोई पोस्ट नहीं हो सकती। और बाकी दलों ने जो कुछ किया, तो एक ही लाइन कहना चाहूंगा, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, शराफत अली को सियासत ने मारा। जी, शराफत अली को सियासत ने मारा। क्या शराफत अली को सियासत ही मार रही है? राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक राजघाट पे बैठ के यही कह रहे थे कि देखो ये मोदी इस देश को बांट रहा है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी गैस का चूल्हा देता है, जब नरेंद्र मोदी गरीब के घर पे लाइट पहुंचाता है, तो नहीं पूछता कि कौन किसका धर्म कौन सा है। जब मकानों को पक्का करता है तो धर्म नहीं पूछा जाता। निशांत भाई, एक होता है प्रोपेगेंडा और एक होता है ज़मीनी हकीकत। पता नहीं नरेंद्र मोदी की बात करनी है यहाँ पे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करनी है। दोनों में फ़र्क करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी और मुसलमान का तो पुराना नाता है, जो भी कहें एक नाता तो है, और वो जो नाता है वो जग जाहिर है। उसके लिए किसी भी कोर्ट के आपने आदेश, जो एक्शन करा, मैं सॉरी इंटरव्यू कर रहा हूं, 40 सेकंड दोबारा हो जाएंगे, और आपने जो एक्शन करा ये गलत था। कोर्ट के किसी आदेश की वजह से मैं ये मान लूं कि प्रोसिक्यूशन के फेलियर की वजह से यदि कोई बच जाता है तो वो तो योगी आदित्यनाथ भी कई बार बच चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज आप ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मोदी और मुसलमान क्यों, हमने जो पिछले कुछ दिनों में देखा, खास करके उस चीज़ को ये स्टैंप लग जाता है कि मोदी और मोदी के जो लीडर्स हैं वो आरएसएस आइडियोलॉजी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। किसी को अगर नहीं समझ में आता है तो ये उसकी कम नसीबी है, क्योंकि कायदे से समझा जाए, जिसे कानून समझ में आता है, जिसे आरएसएस की आइडियोलॉजी समझ में आती है, बिना प्रोपागेंडा के वो व्यक्ति ये जान जाएगा कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ दिए, क्योंकि मैं बीच में बोला था और उसका कारण यह था कि जब आपने ये एक्शन किया था, क्योंकि आपने एक्शन किया, मेरे को सुधांशु त्रिवेदी के पास मैं इसका रिएक्शन लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं फिर आपके 60 सेकंड शुरू करूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जब बोल रहे थे मोदी और मुसलमानों का पुराना नाता, इनका एक्शन आपने देखा होगा। इसके लिए बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अभी सुबही खान ने बताया, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट 2013 में आई थी, जिसमें कहा गया था कि तमाम जगहों में मुसलमानों की स्थिति, मैं उसी पे बता रहा हूं जी, अगर तमाम जगहों पे उनकी स्थिति दलितों से बुरी है तो 2013 तक तो 67 साल की आजादी में 6 साल हमारी सरकार रही थी, उसके लिए 6 साल की भाजपा जिम्मेदार है। 61 साल के सेक्युलरिज्म के सूरमा ये ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, इन्होंने तो ऐसे ऐसे कर दिया है। जी जी, मैं अब शोएब जमाई आपके 7 सेकंड के लिए आता हूं। शोएब जमाई, जब हम मोदी और मुसलमान की बात करते हैं, पिछले काफी दिनों में अब सबसे ज्यादा चैनल्स पे गए होंगे, जामिया के विषय पर आपने स्टूडेंट्स की बात को भी आगे रखा होगा, लेकिन कई विजुअल्स भी सामने आए हैं जो तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। हाथ में पत्थर लेके कोई घूम नहीं रहा, लेकिन वो पत्थर पकड़ाया जा रहा है। ऑटो आता है, पत्थर पकड़ाता है और बोलता है मारो पुलिस को। क्या वो जायज है? अमीश जी, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की बात करूंगा, जनता की। बिल्कुल मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मोदी सरकार जनता से बदले लेने की ठान चुकी? क्या हमारा गुनाह है कि हमने आपको सत्ता पे बिठाया, बड़े प्यार से आपको वोट दिया, और आज मोदी सरकार झटके पे झटके दे रही है? नोटबंदी का झटका, जीएसटी का झटका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 0 माइनस में चला आता है, नोटबंदी में कितने लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद एनआरसी, सीएए, एनपीआर। अब बताते हैं कि भाई एनपीआर जो है वो एनआरसी नहीं है। सर, ये मेरा डेटा नहीं है, ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया का जो है स्टेटमेंट है, और इसमें देख लीजिए साफ तौर पर वेबसाइट में लिखा हुआ है कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ एनआरसी अंडर द प्रोविजन ऑफ द अफर्मेशन स्टैट्यूट। यानी कि एनपीआर जो है वो पहला कदम है एनआरसी के लिए। आप किसको बेवकूफ बनाते हैं सर? अगर कहते हैं सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमेटी, तो आप लागू कर दीजिए ना। 5 करोड़ फेलोशिप दिया, लेकिन सिर्फ 70 लाख लोगों को मिला है, बाकी 4 करोड़ आपके भी हो गए, 30 लाख लोगों को तो मिला ही नहीं सर। कहां गया? टॉपिक विषय था मोदी और मुसलमान, आप इसको घुमा के एनपीआर पर ले आए, उसके बाद आप इसको घुमाकर एनआरसी पर लेके आए। टॉपिक तो मोदी और मुसलमान था, आपका एजेंडा साफ दिखाई दिया। पिछले 60 सेकंड के अंदर आपने दिखा दिया कि आप क्या कहना चाहते हैं। मोदी मुसलमान नहीं, मोदी और जनता का मसला है। ठीक है, मैं भी बता देती हूँ मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन। एनआईए को, जो एक टेरर को कॉम्बैट करने की हमारी संस्था है देश में, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब बात चल रही थी तो ओवैसी साहब संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि एनआईए को इसलिए स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि मुसलमान लड़कों को फंसाया जाएगा। यानी कि वो मुसलमानों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है।
अरे एक सेकंड, पॉपुलेशन कंट्रोल पे जब बात चल रही थी तो मुस्लिम एमपीज कह रहे थे मुसलमानों के खिलाफ ये कानून लाया जा रहा है। 2011 की सेंसस के हिसाब से मुसलमानों में पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन करी है, तो मुसलमान एज अ कम्युनिटी कोई पॉपुलेशन विस्फोट में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को बदनाम ये मुसलमानों की लीडरशिप करती है, जो सिर्फ अल्लाह का नाम लेके, कुरान का नाम लेके, प्रॉफिट का नाम लेके आपको इमोशनली वर्गलाते हैं। आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, आपके लिए जो एक्चुअली काम कर रहा है आपको वो देखने नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी ने जैसे अपनी स्पीच में बोला था, आपको बोला जा रहा है कि वो देखो तुम्हारा कान काट के कोई भाग गया तो कान देख तो लीजिए कि कटा भी है या नहीं। इतना ज्यादा इमोशनल मत होइए। जो कह रही हैं, ठीक है, देलवी साहब आप काउंटर करिएगा, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। देलवी साहब, अभी आप ही के समकक्ष एक पैनलिस्ट खड़े हैं जिनसे टॉपिक बोला गया मोदी और मुसलमान, लेकिन उन्होंने तकरीर दी एनपीआर पर, एनआरसी पर और सीए पर। दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। एनपीआर सबसे पहले यूपी की सरकार लाई थी। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको कमेंट्स किया था। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको एग्जीक्यूट किया था। और पहला एनपीआर में रजिस्ट्रेशन किस नागरिक को हुआ था इस देश के अंदर? ये पैनलिस्ट आप लोगों को जाननी चाहिए। पहला नागरिक इस देश की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी और तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम बगल में खड़े हुए थे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, एनपीआर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हर संवैधानिक कार्य जो कोई भी सरकार करे, अगर संवैधानिक है मैं उसका समर्थन करूंगा, विरोध नहीं करूंगा, संविधान के दायरे में। और मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री की किसी बात पे मुझे शक नहीं। और सुबुह खान की एक बात को मैं सही कर दूं, क्या नेहरू से लेके मोदी तक कोई भी प्रधानमंत्री आए, संविधान ने इस देश की हिंदू और मुसलमान को पूरा अधिकार दिया है कि मैं अल्लाह, ये ईश्वर, गीता, ये कुरान का नाम लेके इस देश में जीऊंगा। ना आप मुझे रोक सकते हैं, ना मैं आपको रोक सकता हूं। यही भारत का सेकुलरिज्म है। इसके सिवा जो भी है वो आडंबर है। मैंने देखिए, मैं बीच में नहीं बोला। अगर आप कहेंगे तो कुछ भी बोलेंगे, अगर आपको ये करना, फिर आप डिबेट करवा लीजिए, मैं ऐसी डिबेट में नहीं रहूंगा। प्रोपेगेट प्रोफेस करना आर्टिकल 25 इजाजत देता है, इनको रोका किसने? जी ठीक है, यहाँ पे भी धर्म ले आए। ठीक है, अब देलवी साहब अपनी बात रखिए, फिर आप जनता यहाँ बैठी है, ये जानते धर्म कौन लाया। देलवी साहब, एक आप बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं और मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, आप जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी से, जब पुलिस की गाड़ियों को जलाया जा रहा था, जब पुलिस को पत्थर मारे जा रहे थे, उस जिम्मेदारी से सब नेताओं को, सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ओवैसी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को कहना चाहिए निकलकर कि ये मत करिए। आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन प्रोटेस्ट का मतलब यह नहीं है जो बनासकांठा गुजरात में हुआ, जो अहमदाबाद गुजरात में हुआ, जो जामिया दिल्ली में हुआ, जो सीलमपुरी दिल्ली में हुआ, मेरा कहना जो बेंगलुरु में हुआ। संवैधानिक अधिकारों के नाम पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद करना या पुलिस या दूसरी चीज़ों पर हमले करना अपने आप में अलोकतांत्रिक नहीं बल्कि घिनौना अपराध है और अपराधियों को सजा मिलने। आखिरी बात सुन लीजिए, आप संक्षेप, चूंकि आप हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो होम मिनिस्टर साहब के एडवाइजर रहे हैं, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं। दंगाई कोई भी हो, वो गुजरात में हो, वो दंगाई जो है जाट आंदोलन में हो, गुजर आंदोलन में, मेरा कहना यह है कि जब मैं आता हूं सड़क के ऊपर तो मैं पूछना चाहता हूं पुलिस से, वो लाठी मेरे सर पे ही क्यों पड़ती है, गोली मेरे सीने पे क्यों लगती है। आप दुकानें बंद कीजिए, लेकिन उन दुकानों को बंद करने से पहले मुझको ये बताइए कि राजस्थान के अंदर या हरियाणा के अंदर किसी प्रॉपर्टी को आपने सीज करा था? अगर वहां करा हो, मैं यूपी की हर दुकान को सीज करवा दूंगा। नहीं, ये ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। अब इनकी दोनों बातों का उत्तर ये कह रहे हैं कि आप सिलेक्टिव हैं, ये आरोप लगाया इन्होंने। फिर भी नहीं, आपने बड़ी बात बोली देलवी साहब, आपने बड़ी बात बोली कि हमारे सीने पे गोली क्यों चलती है, जाट आंदोलन में गोली क्यों नहीं चलती, तो फिर चली वहां पर भी आपने देखी है। सुधांशु जी एडवाइजर ही जानते हैं, अगर सुबह गोली चलाएगी रुकिए, अगर लाठी चलाएगी हाथ पे चलाएगी, लेकिन साल के बच्चे की आंख में गोली मार देते हैं। देखिए, जब गोली चलाने की इन्होंने बात कही, वो बातें कहनी तो नहीं चाहिए थी, पर अब यहां पे जवाब देना ही पड़ेगा। 2002 में कितने लोग मारे गए? 1150 लोग। कहना तो नहीं चाहिए, पर 750 मुस्लिम और लगभग 254-300 के आसपास हिंदू। और पुलिस की गोली में 90% हिंदू मरा 2002 की दंगे में, 90%। और मगर जब 1984 हुआ तो 3300 सरकारी आंकड़ा था, और 3300 में 3300 सिख मरा। पुलिस की गोली से भी सिख मरा, दंगाइयों से भी सिख मरा। और हमारी सरकार में कभी ऐसा हुआ जो हाशिमपुरा मलियाना में हुआ? पुलिस ने निकाला, खड़ा किया, धड़ 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 गोली, और उसके बाद उसकी जांच नहीं हुई कभी।
कभी जांच नहीं हुई। शुभ मैं एक शुभ बात कहना एक सेकंड, चाहता आप बीच में हूं, मत मेरी बोलिए, मेरा उसकी निवेदन कभी मानिए। जांच नहीं हुई, शोएब तो भाई, इसलिए किसके सीने पर कब गोली पड़ी, और जहां तक सीने पे गोली की बात है, तो भाई जब राम जन्मभूमि का आंदोलन था तो पुलिस की गोली नहीं, कार सेवा तो 30 अक्टूबर 90 को हुई थी। ये 2 नवंबर को किसने कोठारी ब्रदर्स के सर पे रख के गोली चलाई थी, वो सब गोलियां हमने झेली। अब अंत में एक बात कहता हूं, प्रॉपर्टी की बात इन्होंने कही। आपने क्या बोला? इसीलिए क्या वो सरकार सेवकों पे गोली चलाना हो, क्या वो आम प्रदर्शनकारी पे होता हो? मेरा कहना सुधांशु जी को, मैंने जो बात नहीं कहा, आपने क्लियर कर बोला पुलिस का बिल्कुल कहा आपने, बिल्कुल। अगर कार सेवकों पे बिल्कुल, अगर आप निर्दोष कार सेवक, आपको जो आपने मैं सुधांशु जी के शब्दों को दोहरा रहा हूं, क्या निर्दोष कार सेवकों पे गोली चलाना हो या 8 साल के बच्चे पे गोली चलाना हो? यूपी पुलिस कटहरे में है, उसकी नियत। अरे भाई मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अरे मैंने यूपी से अरे सुनिए तो, अरे भाई मैंने मेरी बात, कार सेवा 30 अक्टूबर को थी, ये 2 नवंबर को किसने गोली चलाई? कुछ नहीं था, चुपचाप बैठे हुए कार सेवकों पे गोली चला दी। किसने चलाई सुधांशु जी? मुलायम सिंह ने चलाई। मुलायम जी खुद कहते हैं यूपी पुलिस गई थी, यूपी पुलिस ने गोली चलाई थी, यूपी पुलिस ने गोली चलाई। वाह जी 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 जी। अगर अब एक वाक्य और कह दूं, अगर मुलायम सिंह जाकर प्रॉपर्टी की बात कही है, आपको पता है भारत में सरकार के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास, हिंदू मंदिर मठों के पास नहीं है, जबकि हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से 5.5 से 6 गुनी है। अगर, और दूसरी बात जो इन्होंने प्रॉपर्टी की बात कही, दूसरी बात, मदरसों की संख्या संस्कृत पाठशालाओं से 100 गुनी है। वो जो आप कह रहे हैं ना शेड्यूल 6 में, भाई वो आपको विशेषाधिकार प्राप्त है, आप वो छोड़ने को तैयार हो जाइए, फिर हमसे बात करिए। जी 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 ठीक है। निशांत वर्मा, टॉपिक पर वापस आते हैं। मोदी और मुसलमान, आपने तो ऐसा कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मकान देते हुए तो नहीं देखा था ना, ऐसे कौन है और वैसे कौन है? उससे तो उन्होंने तो हाथ जोड़ के सबको मकान दिए जी, सबको हाथ जोड़ के बिजली दी, सबको हाथ जोड़ के गैस के सिलेंडर दिए जी, और शौचालय भी हाथ जोड़ के ही मिले सबको। और इंदिरा गांधी तो दाढ़ी और भगवा देख के दे रही थी ना। राजीव गांधी तो मालूम चला जी वो। बोली। अब सुनिए, बहुत जरूरी बात है। एक सेकंड सर आप अपनी बात रखिएगा। जवाब सर आप यहाँ आ जाओ, मैं वहां बैठ के ताली बजाता हूं। निशांत, आप ऑडियंस से मत मुखातिब होइए, आप मुझसे मुखातिब होइए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, मोदी और मुसलमान वाली बात, और त्रिवेदी जी जो अभी बात कर रहे थे देहलवी साहब के बात की जवाब का, कितना इंपॉर्टेंट है। गोली किस पे चले वो बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे सबको याद होंगे। 865 लोगों के खिलाफ FIR थी। आज त्रिवेदी जी को पता है, और मैं जनता को और आपको बता दूं, हर साल हर कुछ महीनों पे योगी आदित्यनाथ की सरकार उन केसेस को वापस ले रही है। पूरा होने दीजिएगा। 74 केस वापस लिए जा चुके हैं। इस साल जुलाई में 20 केस वापस लिए, टोकिएगा नहीं, 20 केस वापस लिए। उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी, जान माल सब हानि हुई थी। क्यों उसमें वापस लिए जा रहे हैं केस, और इसमें बिल भेजा जा रहा है 1.5 लाख का? क्या तरीका क्या है इनका? सर, नहीं, अब मैं उसमें नहीं, सच्चाई भी सुनिए। नहीं, फर्जी मुकदमे दायर करेगा क्या? उस समय की सरकार ने फर्जी मुकदमे दायर किए थे। डिसाइड करता है कोर्ट, फर्जी मुकदमे दायर हुए थे, पुलिस नहीं डिसाइड करती। नहीं, पुलिस डिसाइड नहीं, फर्जी मुकदमे दायर हुए थे। आप बताइए, उसके बाद हुआ आपने केस वापस कैसे लिए? एक तरफ वहां तो मुआवजा एक तरफा बता। ये 4.25 साल में कितने चार्जशीट फाइल की? नमाज अदा कर रहे थे क्या? चार्जशीट क्यों नहीं फाइल किया आपने? क्या बात कर रहे हैं आप? और रासुका कब हटा? अखिलेश सरकार के जमाने में रासुका अखिलेश सरकार के जमाने में हटा, कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। संगीत सोम से लेके राणा के ऊपर जितने केसेस थे सब कोर्ट में आप हारे, क्योंकि केस फर्जी थे। और इतना ही नहीं, अरे भाई जहां जाके वापस ले रहा है, ये जुलाई 2019 में वापस। जी और आपको मजेदार बात बताएं, अखिलेश सरकार ने कहा कि केवल मुसलमानों को मुआवजा देंगे। ये दंगों पे टॉपिक पे वापस आना पड़ेगा। ये दंगों पे राजनीति करने वाले सुबह लेकिन आपको बता रहा हूं यही करते हैं, भजन करते हैं, दंगे पे राजनीति। एक सवाल, जो चार्जेस पब्लिक क्या सवाल? मैं सर आपको बता रहा हूँ। 70 साल से उन्होंने दंगाइयों पर राज किया, मुसलमानों को डरा के राज किया आपने। मुसलमानों को डेवलप क्यों नहीं होने दिया आपने? क्यों नहीं उसको एक टॉयलेट दे दे, शौचालय क्यों नहीं बनवाया आपने? किसने रोक रखा था आपको? इनको घर चाहिए, इनकी गरीबी रेखा से, इनकी लड़कियों को साथ किसने दिया आपको? किसने रोक रखा था आपको? सरकार आपकी, स्टेट में सरकार आपकी, सेंट्रल में गवर्नमेंट आपकी, किसने रोका था आपको? वेरी गुड।
आपके सवाल का मैं जवाब देना ओके, चाहूंगा। ओके, ओके। इन्होंने तो, बहुत अच्छा नहीं, सवाल ये- किया, जी, जवाब जी, जी। मैं देखिए आपको पब्लिक बता- को भी मैं जवाब आपको देना बताता चाहिए हूं, ना। आप बैठिए, मैं आपको मैं बता रहा हूं। बताता हूँ, जी, जी, 30 साल गुजरात जी, जी, में रहा हूँ, जी, मोदी जी, की जी, 10 से एक मिनट, वहां पे क्या हाल कर रखा है, एक सेकंड। अब ये इंडिया में आ गया, आपको नहीं पता देखिए, है, देखिए, आपको नहीं पता है। बैठिए 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 मैं आपको मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा आपको, दोबारा मौका दूंगा, आप अपनी बात रखेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सुधांशु जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, जरा शांति रखिए। मैं सुधांशु जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, ये जो सीए बिल लेकर के आए, क्योंकि हमारे को ये हम भी कंफ्यूज थे और आज आप ही जवाब देंगे इस चीज़ का कि जो सीए बिल आए तो 3 कंट्री से हम मुसलमानों को नहीं ला सकते, लेकिन ऐसा कहाँ है प्रावधान? वो तो क्लियर है कि जब स्पेशल परमिशन लेकर के आ सकते हैं तो ये सीए बिल लेकर के आने के बाद ये आगजनी हुई, ये जितना भी तमाशा हुआ, इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी या कोई और देगा? मैं जवाब देता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, पहली ठीक है, बात सुधांशु देखिए, जी से बहुत सवाल स्पष्ट पूछा, एक आपको सेकंड, बता आपको दें। मौका दूंगा, प्लीज प्लीज। देखिए मैं स्पष्ट करे दे रहा हूं। बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगा। सुनिए, ये बहुत ऑडियंस साहब, इन्होंने मैं महत्वपूर्ण जानता बात हूं कही है, इससे मैं बड़ा, लेकिन आप टेक्निकली भी स्पष्ट कर इत्मीनान दूं। रखिए। ये कहीं नहीं कहा गया है कि मुसलमान वहां से नहीं आ सकते, मुसलमान धार्मिक प्रताड़ना के बेस पर नहीं आ सकते, व्यक्तिगत आधार पे आ सकते हैं। गृह मंत्री जी ने बताया 566 लोग पिछले 5 साल में मुसलमान इन देशों से आए हैं। अरे भाई, अगर यहां तो वो भी आए ना, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे, उन्होंने कहा लिफ्ट करा दो, हमने करा दिया। अदनान तो सामी कोई की बात कर रहे हैं मांगेगा तो आप। हम कराने को जी तैयार जी जी, हैं। अदनान सामी की बात कर रहे हैं। मगर सर पे नहीं एक सेकंड, बैठाएंगे। सुबुई खान, मगर लिफ्ट करा के सर पे नहीं बैठाएंगे। एक बड़ा विषय आया इन जनाब ने, आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या? अप्रत्यक्ष अनिल जी, अप्रत्यक्ष अनिल अप्रत्यक्ष अनिल, बड़ा शानदार नाम है, इनके नाम के लिए तो ताली बजा दीजिए। ये अनिल साहब का सवाल बड़ा अच्छा था कि हम यहाँ पर सीए, एनपीआर, एनआरसी सबको लेकर बड़े सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि किसी ने नहीं रोका था 70 साल से इस मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आगे नहीं बढ़ाया गया। और आज भी जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, जिन हाथों में लैपटॉप होने चाहिए थे, उन हाथों में तख्तियां पहुंचाकर आप सड़क पर बिठवा रहे हैं। उनके जनाजे उठ गए, जो बंदा था ना यूपीएससी में, उसका जनाजा उठ गया। जी, ये भी बता दीजिए। ये बार बार अमीश आपने बात करी दिलवी साहब, देखिए ये बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि हम दिलवी लोगों साहब के, की बात का भी जवाब दीजिए। इन्हीं की बात का जवाब दे रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने तो मुसलमानों के दिमाग में एक बीज डाल दिया डर का, यहाँ बोल के कि हमारे सीने में गोली लगती है। मैंने मुसलमान का शब्द नहीं कहा। सेकंड, अगर कहीं कहा हो हमारे सीने अभी में या तो गोली ये क्यों माफी मारते मांग ले, हैं? हमने गलत ना कहें। मैंने आपके सुधांशु जी जवाब मौजूद तो है, ले मैंने लीजिए। मुसलमान शब्द नहीं कहा। जवाब तो ले लीजिए। इनको झूठ ना बोले, झूठ ना बोले, शालीनता से बात रखिए। जवाब तो ले शालीनता से ही बोल रहे नहीं, झूठ ना बोले, शालीनता से भी झूठ ना बोले, शालीनता से भी झूठ ना अल्लाह बोले। टू मेकर। अब बोल दें, अब बोल अमीश, दें। ओपिनियन गलत हो सकती है, फैक्ट गलत नहीं हो सकता। अभी एक फैक्ट बताती हूँ आपको। 2006 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, हम सभी जानते हैं। उसमें 8 या 9 मुसलमान लड़के, इनकी फेवरेट सरकारों द्वारा उनके ऊपर अभी तक केस चल रहा था, जो कि बेगुनाह थे। अप्रैल 2016 में मोदी जी की गवर्नमेंट में बेगुनाह साबित करके छोड़े गए हैं। तो सारी जांच एजेंसियां इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। भाई मैं ताली बजाना चाहता हूं, कोर्ट सुन रहा है, कोर्ट भी सुनता है इनकी, बहुत शानदार, तो शुक्रिया। एक सेकंड, अभी योगी जी का इन्होंने नाम दिया, यूपी गवर्नमेंट कोर्ट का। भी सुनता है, सर, राम शुक्रिया। मंदिर का जब जजमेंट आया है और ईशान लॉ जी, एंड ऑर्डर मेंटेन कोर्ट किया सुनता जा है रहा इनकी, है, भाई। यूपी में भाई, कोर्ट पहली सुनता है। गिरफ्तारी एक हिंदू की हुई है। तो धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठ के पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के साथ इस देश में काम हो रहा है। मैं शोभ जमाई आपकी बात आता हूं। आपने बड़ी चतुरता से और उस चतुरता की सरलता से आपने बोला देखिए एनआरसी ऐसा है, और आपने एनपीआर पे भी सवाल खड़े कर दिए। अब आप मुझे बताइए एनपीआर का धर्म विशेष से क्या लेना देना है? आप मुसलमान, ये हिंदू वो मुसलमान। आप मुझे बताइए, सीधी बात बताइए, इन्हें भी भरना होगा, उन्हें भी भरना होगा। इस देश के अंदर पॉपुलेशन का रजिस्टर नहीं बनेगा क्योंकि आप डराना चाहते हैं कुछ लोगों को। ये शर्मनाक है। हम नहीं डरा रहे सर, मोदी सरकार डरा रही है। कैसे? बता रहा हूं ना, नहीं, साबित करिएगा अभी आपने बड़ी बात बोली है। मैं बता 40 सेकंड लीजिए। एनपीआर में सर एनपीआर में डाउटफुल का प्रोविजन है, यानी कि कोई भी ऑफिसर, गेजेटेड ऑफिसर जो तालुका लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, वो जो डाउटफुल होंगे उसको चिन्हित कर सकता है। ये संदेहास्पद वाला क्लॉज 2010 के ड्राफ्ट में नहीं था। अब आप किसको संदेहास्पद कहेंगे ये डिपेंड करता है गैजेट पे, और उन जो संदेहास्पद होंगे, जो लोग संदेह के घेरे में आएंगे, उनका क्या करेंगे इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है सर। इसलिए हमने कहा कि गैजेटेड, ये
कमिश्नर ऑफ जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर कहते हैं कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एनआरसी। देखिए, मैं एक मिनट भाइयों, एक मिनट, मेरा सुधांशु जी से सम्मान के साथ 3 सवाल है संक्षेप में। पहला तो ये कि एक भारतीय के तौर से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कहा 31 दिसंबर 2015 तक 2014 तक जितने हिंदू वहां से आएंगे नॉन मुस्लिम्स, उन सबको आप शरण देंगे। क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने आपको कोई ऐसा एफिडेविट दे दिया है कि 31 दिसंबर 2014 के बाद किसी हिंदू को सताया नहीं जाएगा? पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझको बताइए जो बुनियादी मुद्दे हैं, क्या एनआरसी पे प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने बात मान ली, अगले ही दिन आपके मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुआ एनआरसी भी हम नहीं मानेंगे। तो मैं तो एतबार कर रहा हूं, आप अपनों को तो समझाइए। सुधांशु त्रिवेदी, अब सुधांशु त्रिवेदी आप और फिल्म पब्लिक। देखिए, जो पहला इन्होंने शंका या शक शुबह व्यक्त किया, उससे बताना चाहता हूं एनपीए में और एनआरसी में एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। एनपीए में आपको सिर्फ जानकारी देनी, कागजात कोई नहीं देना है। एनपीआर मतलब जो नेशनल एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो इसलिए है कि जैसे आपके वहां जब वो आएंगे तो आपसे पूछेंगे भाई आप घर में रहते हैं तो कितना घर का एरिया है, तो ऐसा नहीं कोई आप कहेंगे घर की रजिस्ट्री कागजात दिखाओ, पर 10,000 स्क्वायर फुट में रहने वाले और 10 बाई 10 के कमरे में रहने वाले का आंकड़ा हमारे पास होना चाहिए ताकि उसके अनुसार उसको वो चीजें मुहैया कराई जा सके। आपके पास गाड़ी है या नहीं वो पूछेंगे, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं रहे नहीं, क्योंकि आयुष्मान, एक मिनट पूरी बात कर लीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था आपको, अपनी बात। अब आप वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने तो शांत शांत शांत। अब सुनिए, आयुष्मान भारत में, अब सुनिए तो, अब ये क्यों ले आए? अरे भाई बात तो सुनिए, क्यों आया हम बता रहे हैं। अरे सुनिए तो, अरे भाई हाँ बता रहा हूं आपको जनाब, सुनिए तो मान्यवर। आयुष्मान भारत में यूनिट परिवार को बनाया गया है, तो परिवार के सदस्यों को जानकारी चाहिए कि नहीं, तभी उसी आधार पे आप होगा ना कि आप 5 लोगों को या 4 लोगों को या 6 लोगों को इस कार्ड का लाभ मिलेगा। इसमें कौन सी गलत बात है? पहले आयुष्मान भारत नहीं था। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जिनके बच्चे 2 से अधिक होंगे। और दूसरी बात, अगर माँ बाप का नाम पूछ लिया गया, इससे किसी को समस्या नहीं है साहब। वल्दियत बताने में किसको समस्या, किसको अपने बाप का नाम नहीं पता भाई? हाँ, जो लोग बाहर से आए हैं पिछले 10, 15, 20 सालों में, उनको डिफिकल्टी होगी बांग्लादेशियों को बाप का नाम। और एक और बात में सुनिए अमित जी, एक लाइटर नोट पे कह दूंगा, हाँ अगर किसी को ये डर लगता हो, आपने हमारे अकबर एंथोनी पिक्चर देखी थी ना, अब किसी को डर लगता हो हमारा अकबर एंथोनी का बाप आखिर में किशन लाल निकल आएगा तो अलग बात है। मेरा सवाल निशान जी से है और उनके जो समक्ष जो उनके राय रखते हैं। जी सर। कहने का मतलब है कि देश की जनता देख रही है, 5 साल तक ये जो प्रधानमंत्री की चुनाव होती है ये बहुमूल्य समय होती है। आज जो देश का समय प्रधानमंत्री का बर्बाद किया जा रहा है, आप लोग को जो ये डिबेट्स जो चल रहे हैं मोदी और मुसलमान, इसका कारण क्या है? तो डिबेट्स बंद कर दें। नहीं डिबेट्स नहीं मैं बात कर रहा हूं। इसका कारण जनता जो परेशान हो रही है कि आप जो मुसलमान आज के डेट में नहीं चाह रहा है जो दंगा होना, उसको कुछ विपक्षी मिलकर और उनके साथ कुछ मौलाना मिलकर उसके उस्का रहे हैं और उसको ढकेल कर कहीं आप सत्ता की प्राप्ति की ओर तो नहीं जा रहे हैं? ये सवाल है। ये निशांत, ये बड़ा वाजिब सवाल है। एक सेकंड, आपसे सवाल नहीं है, आपसे सवाल निशांत से सवाल उन्होंने पूछा। निशांत, आखिरकार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चल दिए उत्तर प्रदेश की तरफ, उनको लगा कि बात से पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर होगा, राजघाट पे धरना करा, ठीक है, लेकिन यह भी तो देखना चाहिए उन्हीं के एक एमएलए पर जामिया के मामले पे आसिफ खान पर एफआईआर दर्ज हुई है, किस बारे ये भी में सोचना चाहिए। जब एफआईआर दर्ज हुई तो जेल में क्यों नहीं डाला? पहली बात, आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपकी जनाब बात बहुत अच्छी थी। तकलीफ ये है कि ये लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, मान के चलिए ये हकीकत में टारगेट तो मुसलमान को कर रहे थे, बदले में पूरा टारगेट हो गया हिंदुस्तान। आज पूरा टारगेट मुसलमान कर रहे थे, जिम्मेदारी से कह रहे हैं आप। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे आरएसएस के गोलवालकर गुरुजी से लेकर के मोदी जी तक सबकी आइडियोलॉजी समझ में आती है। मैं कल 2014 में सुबुई जी नहीं पैदा हुआ, तो मोदी साहब और शाह साहब ये बोलते तो रोज टीवी पे आके या चुनावी रैली में, उसका अंत कुछ नहीं होता। और ये आपकी बात को मैं जोड़ता हूं और इनसे सवाल करता हूं। आपने बोला कि टारगेट हिंदुस्तान हो गया और इनका सवाल यह था क्या ये सत्ता प्राप्ति के लिए आप लोग कर रहे हैं? सत्ता प्राप्ति के लिए कोई नहीं करता, सत्ता बचाए रखने के लिए। ये सत्ता बचाए रखने के लिए, सुनिए मैं बिल्कुल अभी साबित करता हूं, अभी साबित करता हूं, मैं अभी साबित करता हूं। इन्होंने बोला ठंडा होने, आपने क्या बोला? सुनो, ठंडा होने दीजिए।
जो ट्रक में पत्थर भर के जामिया इस्लामिया के पास आपके जो वहां बिछाए गए और उससे पत्थर चलवाए गए। उन्होंने ऑटो कहा, क्या ये सत्ता प्राप्ति के लिए है? क्या ये सत्ता प्राप्ति के लिए? आप बैठिए। एक प्रॉपर्टी को एक बात समझ लीजिए, जितने बच्चे पे मुकदमा चला हर बच्चे की पैरवी की जाएगी, जो करना करा जाए। हम सत्ता के विरोध में, हम संविधान के साथ खड़े हैं। नहीं, पर ये सत्ता के लिए है क्या? ये सारा विरोध सत्ता के लिए है? आप बैठिए। ऑडियंस, अधिकार के लिए। एक सेकंड, ये बहुत बड़ा कुछ बोला आप अपने देवी साहब। ये सत्ता के लिए है क्या? एक सेकंड, ये सत्ता के लिए कर रहे हैं क्या आप लोग? ये सत्ता के लिए है क्या? अब मैं बताता हूं, एक सेकंड, सत्ता के विरोध, ये सत्ता के लिए है क्या? नीतियों का विरोध है। अब ध्यान से सुनिएगा, सत्ता के लिए कौन क्या कर रहा है। एक आदमी है, भाजपा का नेता, दिल्ली की सड़कों पे निकला, बाहर करो गद्दारों को, गोली मारो सालों को। कौन था? जवाहरलाल नेहरू था, राजीव गांधी था, कपिल मिश्रा था। इनका बीजेपी नंबर 1। सत्ता की बात करते हैं मान्यवर आचार्य जी, आपकी बात आप सत्ता की प्राप्ति, कांग्रेस सत्ता की प्राप्ति के लिए कर रही है। नहीं दे रहे। अब जवाब दो ना, दीजिए। किसी के बीच में आप नहीं बोले, मेरे बीच में क्यों बोल रहे? सत्ता के लिए ये जो एनआरसी को लेकर के मुकदमा लड़ा जाएगा, बस। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुनिए, वरना मैं बोल रहा हूँ। नहीं, क्या बोला आपने? मैं कहा जो डर गया सो मर गया। तो किसको? ये तो तकरीर हो गई। बिल्कुल नहीं, कौन डरा रहा है? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। इतनी सुंदर आपने बात शुरू करी, अब आखिर में आपने बोल दिया तो डर गया वो मर गया। जो भी अपने संवैधानिक अधिकारों से मुंह मोड़ के जाएगा, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा लेते वक्त कहा था, 22 अक्टूबर को कहा था, जो संवैधानिक अधिकारों से मुंह मोड़ेगा इस देश में उसकी। पर बाबा साहब ने कहा था कि पत्थर चलाइए, बाबा साहब ने कहा था बस चलाइए, बाबा साहब ने कहा था पुलिस वालों को मारिए, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि झूठ फैलाइए, भ्रम फैलाइए। सुनिए, मैं कहता हूं जो भी पत्थर उठा रहा संविधान के नाम पे सारे गद्दार। लेकिन आखिरी बात योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूं, अगर आपको सजा ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे तो गुजरात में क्या हुआ था, राजस्थान में जस्टिफाइड है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे हम, जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन एक बात सुन ली जाए, एक सेकंड, एक सेकंड। अब सुबुई खान और सुधांशु त्रिवेदी, अब जवाब दीजिए। इन्होंने बोला जो डर गया वो मर गया। एक सेकंड, ऑडियंस से मत उलझिए, बैठिए भाई साहब प्लीज। देखिए, ये कहते हैं, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। मैं इन लोगों का ये अर्ज है कि साहब मुसलमान डरे हुए हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश की सबसे पढ़ी लिखी कौम कौन है? पारसी, इतनी सी माइनॉरिटी है। सबसे पैसे वाली कौम कौन है? कम्युनिटी, जैन, इतनी सी 1% की माइनॉरिटी है। सबसे ज्यादा इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। सिखों में एजुकेशन बहुत अच्छी है, यहूदियों में एजुकेशन बहुत अच्छी है। इतनी सी माइनॉरिटी है, उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें डर नहीं लगता। देखिए, आप बोले, जब आप ही ने कहा था कि मर्यादा रखिए, इसे जब आपने कहा था मर्यादा रखिए, तो आप भी, अब जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आया तो आप देखिए, ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं, इसमें से किसी को डर नहीं लगता। अरे जब आपने बोला तब आप ही तो कह रहे थे मत डिस्टर्ब करिए। अब सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए। जब देश आजाद हुआ तो ये बताइए, कोई जैन राजा था, कोई यहूदी राजा था, कोई पारसी राजा था? एक आध सिख थे, महाराजा पटियाला वगैरह। और जबकि दर्जनों मुसलमान नवाब थे, पटौदी के नवाब, लखनऊ के नवाब, रामपुर के नवाब, भोपाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब, और उसके बावजूद पढ़े लिखे भी थे, पैसा भी था, दानिशमंद भी थे। और उसके बाद आज हालात यहां से यहां आ गए। क्यों हो गए? जो हुक्मराने क्या तरीका डिस्कस करने का। उन्होंने भारत के प्रति समर्पण किया, सारे के सारे लोग आगे बढ़ते गए, सिर्फ मुसलमान यहाँ क्यों हो गए? वो खौफ की वजारत के शिकार हुए। और मैं, सुनिए, मैं एक बात, अब पूरी बात करिए ना, मुझे पूरी बात तो करने दीजिए। मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा, जो हुक्मराने वक्त थे आज मजलूम हो गए क्योंकि सेकुलरिज्म के चक्कर में पड़ के उल जलूल हो गए। जी, आपको उसी ने फंसाया। 15 सेकंड में मेरा जवाब है। जब देश आजाद हुआ, 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज थी जिसमें हिंदू मुसलमान सब पढ़ते थे। उस्मानी यूनिवर्सिटी हैदराबाद की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के अंदर, जामे मिलियत। आपने तो तीनों को टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ दिया, तीनों को आतंकवाद का घर घोषित कर दिया। मैं वापस विषय पर आता हूं, पढ़ना चाहे, वापस विषय पर आता हूं। ऑटो में पत्थर आए थे, उन्होंने कहा ट्रक में पत्थर आए थे, कल भक्त कहेंगे रेल में पत्थर आए थे।
नहीं। और तो कहेंगे पाकिस्तान से आए थे। नहीं, ये तो आपने नहीं, ये तो फैक्ट है सर, ऑटो में पत्थर आए, विजुअल है, विजुअल। अब उसकी बात मानिए या विजुअल की बात मानिए। ये देखिए, ये देखिए ये क्या हो रहा था जी। शफीक खान ये डर गया, ये मर गया बोला जा रहा है, और यहाँ नरेंद्र मोदी और मुसलमान की बात हो रही है। यहाँ एक सेकंड, ये बोला जा रहा है ये जो डर गया वो मर गया। बैठिए बैठिए बैठिए, सबको तस्वीर दिख रही है। हमने हरियाणा में भी देखा था, जी, और जी, राजस्थान में भी देखा था। जी, ज्यादा जी, मत दिखाओ। जी, राम जी, रहीम में भी जी, जी। देखा था, डेरा सच्चा सौदा राम में भी रहीम देखा था। जेल में है। हाँ, इन्होंने बोला जो डर गया, बोलिए। इन्होंने बोला जो डर गया वो मर गया। एक्चुअली में इन्होंने सॉल्यूशन खुद ही बोल दिया। जैसे सुधांशु जी ने बोला, पारसी, सिख, जैन आपसे भी कम माइनॉरिटी हैं, लेकिन फिर भी अफ्लुएंट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं। आप इसलिए पिछड़ गए क्योंकि आप डर गए। आपके डर पे कुछ लोगों की राजसत्ता चल रही है। आपके डर पे कुछ लोगों की राजसत्ता चल रही है। आपके डर पे कुछ लोगों की धर्म सत्ता चल रही है। पहचानिए कि आपके डर पे ये लोग अपनी अपनी सत्ताएं चला रहे हैं। डर पे सत्ता चला रहे हैं। ये दिल्ली साहब, ये जो ओवैसी कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं या जो नेता कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, इस पर आप क्यों नहीं बोलते? मैं 15 सेकंड में जवाब दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री के तकरीर के बाद एनआरसी पे विराम लग जाना चाहिए, विश्वास कर लेना चाहिए। तो मैं विश्वास कर चुका था, लेकिन पर इन्होंने बोला अपने भाइयों को क्यों नहीं एजुकेट जवाब करते? तो देने दीजिए। जी। मुझे एजुकेट क्यों नहीं करते? बिल्कुल, कंफ्यूजन क्यों पैदा करते हैं? आप भी कह रहे हैं जो डर गया वो मर गया। सुनिए, प्रधानमंत्री पे पूरा विश्वास था, मैंने यकीन कर लिया था, परंतु जैसे इनके मंत्री दोबारा कहते हैं 15 मिनट देगा, हम बता देंगे क्या होगा, गोली मारो सालों को, एनआरसी हम दोबारा तो आप तो इसी मंच से कह रहे हैं कि किसी की प्रॉपर्टी अटैच नहीं होनी चाहिए। जो पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं अटैच होनी चाहिए? जवाब ले लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से और माननीय योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से उसी कानून के तहत उसी पैटर्न पे जो प्रॉपर्टी हमने सीज की थी राजस्थान में, पंजाब में और हरियाणा में, आप यूपी की भी सारी प्रॉपर्टीज को सीज कर लीजिए। ये 200-300 लोगों पे, और आपको मालूम है जी, एक सच्चे और बताने दीजिए, अगर कहीं गलत हूं आप मुझको टोक दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के सारे धार्मिक संस्थानों को 7 दिन से यूपी पुलिस बंद करवा चुकी। आपने आवाज उठाई? आपको मालूम है जो बच्चा नेहटोर में मारे गए, बिजनौर में मारे गए, उनको उनके 35 गांवों के अंदर दफन नहीं होने दिया गया। सुधांशु जी, ये इन्होंने जो मतलब शिक्षा की बात कही, शिक्षण संस्थाओं की, यूनिवर्सिटी को, उस पर एक ही लाइन बोलूंगा। भाई हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में, हमने सिर्फ यही तो कहा था ना कि केवल अपना रजिस्ट्रेशन दिखा दो और कितने छात्र हैं वो दिखा दो। अब उसमें प्रॉब्लम हो गई। देखिए, मुसलमान 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 इस शब्द से, ये मुल्लाओं के इस इस्लाम शब्द से हमारा पेट भर चुका है। हम हिंदुस्तान की बात चाहते हैं, पहली बात तो ये मुसलमान, देखिए ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है, मुल्लाओं का इस्लाम है। ये मुल्ला का इस्लाम, मुल्लाओं का इस्लाम है, ये मुल्ला का इस्लाम। एक सेकंड में आपकी उम्र का सवाल क्या है? सवाल पूछिए ना। सवाल सुन लीजिए आप। नहीं, ये सवाल क्या भाई साहब? सवाल समझिए। इस उम्र में तो आपको शांत होना चाहिए। आप सीए, मैं सवाल पूछने के लिए आया हूं। मैं सीए और एनआरसी दोनों के दोनों घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए बनाया गया है। जी, आपको घुसपैठियों को चिन्हित होने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये आपका सवाल है। ठीक है, और इनका कहने का मतलब था अल्लाह का इस्लाम माना जाए, मुल्ला का इस्लाम ना माना जाए। मुल्ला का ही माना जाएगा। जी। इस देश में शंकराचार्य की बात मानी जाएगी, इस देश में ग्रंथों की बात मानी जाएगी, जी, इस देश में मुल्ला की बात मानी जाएगी। अब एक मौलवी की मैं बाइट सुना चाहता हूं जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में बोला। ये अब YouTube पे बहुत वायरल है, तो मुझे लगा इस टॉपिक पर ये फिट बैठती है, इसे हम प्ले कर रहे हैं पूरे डिस्क्लेमर के साथ। वो बाइट प्ले करे जाए। पीसीआर। मुसलमानों का खिलाफ कुछ नहीं किया, हमारे खिलाफ कुछ नहीं। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जितने काम मोदी जी ने हम मुसलमानों के फेवर में और हम मुसलमानों के हक में किए हैं, अल्लाह की कसम हिंदुओं के हक में नहीं किए। जी, अब जी, मौलाना मौलवी जर्जी साहब हैं ये। जी। अब इसके बाद, क्योंकि मैं पूरी बाइट को नहीं प्ले कर सकता, उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के पक्ष में उतने काम नहीं किए, अनचाहे में मुसलमानों के पक्ष में इतने काम कर दिए। इससे पहले उन्होंने ये भी बोला कि कई नेता ठेकेदारी लेते हैं मुसलमानों के वोटों की, और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल करा जो मैं चैनल पर नहीं यूज करना चाहता। उन्होंने बोला 500 रुपए में मुसलमान का 200, 300, 500 रुपए में मुसलमान का वोट बिक जाता है, और ये लोग खरीद लेते हैं, खुद तो मोटी रकम कमाते हैं और ये वोट खरीद लेते हैं, और इसीलिए कौम को यही लोग डिस्क्रेडिट करते हैं। जवाब शोएब जमाई, मुझे उम्मीद है जवाब देंगे आप। अमीश जी,
ऐसा काम हमको मत कराइए मोदी जी कि हमें कपड़ों से पहचाने जाना लगे। आप मुझसे पूछते हैं कि अपनी नागरिकता दिखाओ, सबूत दो। मैं पूछता हूं, मैं तो अपनी पीएचडी की डिग्री दिखा दूंगा मोदी जी। आप मुझे इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दिखा दीजिए जो पूरा देश देखना चाहता है। मोदी जी आप मुझे एक सवाल मैट्रिक का सर्टिफिकेट। आपका सवाल हो चुका है सर, प्लीज। नहीं हुआ है मेरा प्रश्न आपका भी हो गया, साथ बैठिए एक सेकंड। शोएब भाई, ये एक्टिंग की क्लास नहीं है। अभी शोएब जी ने कहा कि हमें 40 दिन दे दिया जाए तो हम दिखा देंगे कि हम हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद करेंगे। इस ये जो आपने अभी धमकी दिया, अभी कहा आपने, और इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। आपने जो ये शब्द अभी प्रयोग किए बहुत गलत है। आप ये वापस लेना पड़ेगा। वापस नहीं लेंगे तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से। जी सर जी, मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप में इतनी नफरत क्यों है? आप ये बताइए, पहले हिंदुस्तान आता है या पहले इस्लाम आता है आपके लिए? जी नहीं ये जी जवाब मैं बताता हूं। आपका हो गया, जिन्होंने बोल दिया वो छात्र बैठे। अमीश देवगन जी, मुझसे सवाल पूछा गया था, 20 सेकंड दे दीजिए प्लीज। 15 सेकंड पहले तो शब्द वापस लीजिए, 40 मिनट वाला वापस लीजिए, शब्द वापस लीजिए, वो शब्द वापस लीजिए। भाई, हमने कहा कि हिंदुस्तान की जनता 4 दिन के लिए सड़कों पर आई है, सरकार पे असर दिखने लगा है। अगर ये हिंदुस्तान की जनता 40 दिन के लिए सड़कों पर आती है तो सरकार को अपनी तमाम जो बुरी नीतियां उसको वापस लेनी पड़ेगी। जी। देखिए, ऐसा है भाई साहब, ये देश वो है जहाँ पे आज भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बाबा फरीद को पढ़ा जाता है। आपके सामने 40 दिनों की बात बोली गई। आपने बोला जो डर गया वो मर गया। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बाबा साहब के शब्द कह रहा हूँ, अपने शब्द नहीं। बिल्कुल बाबा साहब के शब्द बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं लेते वक्त कहा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो गया, वो क्या जुमला कहा था, वो मर गया। पर बस चलाई जाएगी? नहीं चलाएगी। नहीं तो आप कह रहे हो कि उनकी प्रॉपर्टी पे अटैच नहीं होनी चाहिए? हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। शोएब भाई से मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ। आज लड़ाई वड़ाई सारी छोड़िए। आज मैं आपसे एक इमोशनल प्लीडिंग करना चाहती हूँ। आप अमेरिका जाइए, आप यूरोप की किसी कंट्री जाइए, सिटीजनशिप के लिए वहां पे नागरिकता लेने के लिए आप लाइन में भी लगेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि भारत माता है, क्योंकि ये माँ है। आज भी अपनी आंखें खोल लीजिए। अगर इस माँ का आंचल सर पे नहीं लगा तो बाखुदा सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी आपको। पूरी दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। इस देश के संविधान जी फिलहाल मैं इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूं। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन उम्मीद है सीए को लेकर, एनपीआर को लेकर जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करा जाएगा और लोग किसी को भड़काने का, किसी को डराने का काम, किसी को धमकाने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि जरूरी है इस देश में सौहार्द रहे, भावना रहे, तभी हम सब तरक्की कर पाएंगे। इस देश की तरक्की के लिए इस देश का एकजुट होना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एकजुट होना बेहद